रामपुर में 53% जो आबादी है मुसलमानों की है। पिछले चुनाव में मुसलमानों ने अपना नेता किसको चुना वो उन्होंने बता दिया कि आजम खान कौन व्यक्ति थे। वहां मुस्लिम आबादी है 53% और वो उसने नहीं चुना आजम खान को। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वो जीत गए, ठीक है ना, बीच में मत बोलिए। अब सुनिए, देखिए मुसलमानों के ये लोग रहनुमा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए कभी इन्होंने कोई कार्य किया नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, आप मुस्लिम आबादी से एक सर्वे करा लीजिए, कोई भी अपना रहनुमा नहीं मानती होगी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को। जिन लोगों पे 65 इतने संगीन केस दर्ज थे, जिन लोगों पे जो है जिन्होंने खुलेआम कत्ल किया, लोगों का गला काट दिया बीच से। ये बताइए, योगी जी को आप नेता मानते हैं? सुन लीजिए, अरे बताइए पहले, योगी जी को नेता मानते हैं? अमित शाह को मानते हैं? अमित शाह तो तड़ी पार थे। एक सेकंड, अमित शाह जी तड़ी पार क्या किया? क्या होता है? किसी का नेता का पैमाना होता है? राजनीति में कोई पैमाना होता है क्या? आपको पता ही नहीं है। सुनिए, गलत तड़ी पार किसने किया था? आप लोग इत्मीनान से, एक सेकंड सौरभ दुबे जी और रंगरे साहब, इत्मीनान से देखिए, आप बात करेंगे तो बेहतर होगा और मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर धर्मेंद्र जी का रुख करना। अमित शाह जी को बार बार जो तड़ी पार कहा जाता है, अमित शाह जी को कोर्ट ने बोला था कि आपके ऊपर जब तक ये केस चल रहा है आप इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, और उनके ऊपर कोई हत्या का आरोप और ये नहीं लगा हुआ था जो आप उनकी तुलना जो है किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको मुसलमान ही अपना रहनुमा नहीं मानना चाहते। और जिस प्रकार से जो है मुस्लिम जो है वो आज तेजी से तरक्की हो रही है, उसकी विकास कर रहा है, वो अपना हमेशा से नेता उसने मौलाना अब्दुल कलाम को माना है, हमेशा जो है वो अशफाकुल्लाह खान को माना है। लेकिन ये लोग ये जो बैठ करके ये बताइए, ऐसे अपराधी को जो देशद्रोही तक की घटना में शामिल रहा हो, उसको ये लोग बता रहे हैं कि हमारा जो है वो सही है। आप रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए, नहीं काउंटर, मैं टाइम ही नहीं दे रही अभी आपको काउंटर करने का, नहीं दे रही धर्मेंद्र यादव जी। और इसका क्या मतलब होता है कि वक्त बदलेगा तो एक तरफा कार्रवाई जो है उसको भूलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है? हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कोई चरखे के सामने बैठ जाए तो गादी बन जाता है। अरे गादी बनने में बहुत जन्म लगते हैं। अरे सोचते हैं कि बदलेगा तो एक तरफा कार्रवाई को नहीं भूलेंगे का मतलब क्या है धर्मेंद्र यादव जी? जवाब यही है, सुन लीजिए, यही सुन लीजिए। दाढ़ी बढ़ा के आदमी टैगोर और इसरो के, सुन लीजिए, इसरो के मुख्यालय में बैठने से कोई मिसाइल मैन अब्दुल कलाम नहीं बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता प्रयास कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पर हत्या बलात्कार जैसे 302 के संगीन मुकदमे और चुनाव हार चुके हैं। सबसे बड़े धर्मेंद्र यादव जी, मतलब सवाल आप कुछ भी पूछिए, लेकिन मैं तो जो रट के आया हूँ धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, मैं यही है, सुनिए एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, सुनिए धर्मेंद्र यादव, नहीं लास्ट नहीं, सुनिए आप भी स्टूडियो में हैं, मैं भी स्टूडियो में हूँ, इत्मीनान से शांति से अपनी चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है सर। माइक आपको भी नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको बीच में टोकूंगी। एंकर आप नहीं है, मैं हूँ। मुद्दे पे बात, एक सेकंड जवाब लूंगी तो जवाब आप आए दाएं बाएं साएं कुछ भी कहते रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ? मैं आपसे तो ऐसे थोड़ी ना कि भैया मैं तो आप गणित पूछिए, मैं तो आपको वो ज्योग्राफी बताऊंगा। मैं आपसे जिस चीज का सवाल पूछ रही हूँ इसका मतलब क्या होता है, मुझे इतना सा बता दीजिए कि वक्त बदलेगा तो एक तरफा कार्रवाई का क्या बदला लेने की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ इसके पीछे की क्या मंशा है। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिए। जब वक्त बदलेगा, जो 60 लाख युवाओं के साथ अन्याय हुआ है उस पर हम न्याय करेंगे। जिन बेटियों को निर्वस्त्र किया गया है उनको हम न्याय देंगे, और जो अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ये हम करेंगे। गायत्री प्रजापति को आदत हुई है, सुनिए पहले गायत्री प्रजापति हो गया। अब अगर वो बोलने आएंगे तो फिर सौरभ जी आपको भी जवाब देना पड़ जाएगा, तो रुक जाइए, पहले एक बार जवाब देने दीजिए। 750 किसानों की शहादत हुई है, किसके लिए हुई है? पूंजीपतियों के लिए हुई है। हम उसका हिसाब लेंगे इनसे। पुलवामा में जो शहीद हुए हैं हम उसका हिसाब इनसे लेंगे कि आरडीएक्स कैसे आ गई, और जो आपने चंदा लिया है और इन शहीदों का नहीं लेंगे। सुनिए ना, अभी तो आप इन शहीदों में भाषण दिया, आपने कसाईयों से एक वोट नहीं मिलेगा, हम हिसाब लेंगे। मुझे लगता है ना आज आप सुनिए ना, आज आप
आज आप होमवर्क नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है आज आपने होमवर्क नहीं किया है। या तो मैं शुभम से बोलती हूँ कि शायद आपको टॉपिक बताया नहीं गया है, शायद आपको टॉपिक बताया नहीं गया। एक बार प्रेम जी का मैं यहाँ पर रिएक्शन लूंगी। प्रेम जी, ये क्या यहाँ पर हो रहा है, ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? साथ ही साथ यहाँ पर ये भी वो सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वो आगे न जाने क्या क्या बोलते हैं। और उन्हीं मोहल्लों में, अभी थोड़ी देर पहले रंगरेज साहब भी उसी का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे ना कि वहां से लोग उठकर आए हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया। बिल्कुल ठीक बोले, वो उन्हीं मोहल्लों में जाकर ये दिखाने की, दर्शाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। देखिए हिमानी जी, वो जो भी बोल रहे हैं वोट मांगने के लिए, वो कानूनी रूप से सही है या गलत है, इसी हिसाब से तो आपको आक्रोश होगा, गुस्सा होगा। अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है, समाज के लिए खतरा है, तो खतरा है तो कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले तो चुनाव आयोग में जाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा तो उसकी भी शिकायत हुई। यहाँ पे भी राहुल गांधी ने कहा गरीबी मिटा देंगे, तो गरीबी मिटाने पर भी उनके खिलाफ शिकायत हुई। तो वो जिनको लगता है कि गरीबी मिटाना भी गलत है तो शिकायत होगी, वो करेंगे। लेकिन वो दायरे में हम यहाँ पर उसको चर्चा करके कि उन्होंने क्यों बोला, अरे उन्होंने बोला तो उसका क्या होगा? अपराधी मानते हैं कि नहीं मानते, या आप भी यही कहेंगे कि शहीद है? मैंने पहले भी आपसे यही पूछा था कि आप भी इन्हीं लोगों की तरह कहेंगे। नहीं, क्योंकि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं क्यों कहूंगा किसी को कि शहीद क्यों? वो एक अपराधी जिसके ऊपर अपराध के चार्जेज हैं, जो कि दोषी भी है, तो उसको शहीद बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो कोई बोल रहा है वो अगर किसी फ्रेम में, कानून के फ्रेम में गलत है, तो उसका इलाज क्या है? संवैधानिक इलाज ही तो होगा, कानून के हिसाब से ही तो कार्रवाई होगी। तो वो आप जाके शिकायत दर्ज कराइए। ठीक है। एक बार जरा मैं शलभ जी का यहाँ पर रुख कर रही हूँ। शलभ जी, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वक्त बदलेगा, वक्त बदलने से मतलब यह है कि सरकार अगर बदलती है तो वो टारगेट, जो बार बार कार्ड खेलते हैं कि टारगेट किया जाता है, वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई को भूलेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि आप हमारा गणित इतना कमजोर मत समझिए, इतना कमजोर नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने यही बात कही, समाजवादी पार्टी के लोग भी ये बात कह रहे हैं, और देश के लोग इनका चरित्र समझ चुके हैं। इनका मकसद देश में चुनाव लड़कर कोई विकल्प देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से मोदी जी को रोको, किस प्रकार से मोदी जी का रथ रोको। क्योंकि परेशान है। मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता भ्रष्टाचार में जेल गया। ये बात कैसे बर्दाश्त होगी इंडी गठबंधन वालों को? मोदी जी के रहते कश्मीर एक सशक्त एक राज्य के तौर पर हमारा उभरा, वहां से आतंकवाद का सफाया हुआ, कैसे इनको बर्दाश्त होगा? मोदी जी के रहते ये जो धर्मांधता होती थी, जिस प्रकार से तुष्टीकरण होता था, जिस प्रकार से धर्म और जाति के नाम पर फैसले लिए जाते थे, वो खत्म हुआ। ये कैसे इनको बर्दाश्त होगा? एक परिवार का एक सफाया हुआ, वहां पे गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी में नेताजी का परिवार, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? तो कुल मिला के एजेंडा क्लियर है। मिशन के तहत आप अपने वोट बढ़ाते हैं और हमारे काटते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं एक मिशन के तहत बढ़ाते हैं आप अपने वोट और इधर काट देते हैं। अब देखिए ये तो जो हार रहा होता है वो बार बार ये कहता है कि फील्ड खराब थी, फील्ड अच्छी नहीं बनाई गई। कभी ईवीएम जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये जो इंडी गठबंधन पूरा का पूरा गठबंधन है, इसको लेकर जनता बहुत क्लियर है और इनको भी पता है कि बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं। जो इनके बड़े बड़े नेता हैं वो भी अपना किला बचाने की स्थिति में नहीं है। रायबरेली और अमेठी तक अभी तक आप देखिए कैंडिडेट नहीं आ पा रहा, कांग्रेस पार्टी का जो कभी गढ़ हुआ करता था। तो इसलिए इनको समझ आ चुका है कि बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अब अपना किस प्रकार से जो धार्मिक तुष्टीकरण करके जो अपना वोट बैंक था या मुसलमानों को डरा के किस प्रकार से थोड़ा बहुत उसको बचा सकते हैं, ये कोशिश है। वरना चुनाव तो आप कहते थे कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, तो क्यों नहीं आपके नेता विकास पे भाषण दे रहे, क्यों नहीं रोजगार पे भाषण दे रहे, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भाषण दे रहे? आप मसीहा किसको बता रहे हैं? दूसरा चरण आते आते तक तो आप भी उसी मुसलमान हिंदू मुसलमान पर आ गए थे ना। आरोप आप पर भी ये लग रहा है कि दूसरा चरण आते आते तक आप लोग भी हिंदू मुसलमान पर आ गए थे। लेकिन क्या